ये पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसानी से लगते हैं। पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है दोस्तों, चित्र में आपको एक बिंदु O दिख रहा है, ये आपका ओरिजिन बिंदु है। O बिंदु के दाहिनी तरफ जो x है दोस्तों, ये आपका प्लस में रहता है और इसे क्या कहते हैं, इसे दोस्तों हम भुज कहते हैं, इसको ध्यान रखना। और ऊपर O के ऊपर तरफ y है, ये भी दोस्तों ऊपर की तरफ जो चिन्ह होता है ये भी प्लस होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और O के बाईं तरफ जो होता है ये माइनस में होता है और यह भी आपका भुज होता है, और नीचे जो होता है ये भी माइनस होता है और ये आपका कोटि होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रथम चतुर्थांश है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले दोस्तों भुज को लिखा जाता है, उसके बाद कोटि को लिखा जाता है। तो भुज आपका प्लस है तो यहाँ प्लस पहले लिखेंगे, उसके बाद कोटि है ये भी प्लस है तो ये प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो पहले चतुर्थांश में आपका दोनों तरफ प्लस है, ठीक है, भुज भी प्लस में है, कोटि भी प्लस में है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम चतुर्थांश में क्या आता है, प्लस या माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो आप कहेंगे प्लस और प्लस आता है। चलिए दूसरा चतुर्थांश देखते हैं। x और y है, यहाँ पे देखिए आप पहले आप क्या लिखेंगे, भुज को लिखेंगे, उसके बाद कोटि को लिखेंगे। भुज आपका माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे, उसके बाद कोटि को लिखेंगे, कोटि आपका प्लस है, प्लस लिखेंगे, ठीक है, ये चिन्ह हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों तृतीय चतुर्थांश में आएंगे, पहले आप भुज को लिखेंगे, उसके बाद कोटि को लिखेंगे। भुज आपका माइनस है तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद कोटि भी आपका माइनस है तो फिर से माइनस लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस हो गया। चतुर्थ में आप देखेंगे, पहले आप भुज लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद जो है कोटि लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ये जो है आपका प्लस माइनस हो गया। आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों -2 -3 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। ध्यान से देखिए, माइनस दोनों तरफ है, भुज भी माइनस में है, कोटि भी माइनस में है, इसलिए आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल दोस्तों बहुत ही आसानी से लगते हैं, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए और कोई भी सवाल इस प्रकार का आ जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप सही कर लेंगे। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 बस से और 1/4 कार तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी क्या है। कुल दूरी आपको बताना है, माना कुल दूरी लिखेंगे x है, ठीक है, कुल दूरी क्या है, x है, ठीक है। अब आप प्रश्न में देखिए, अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, तो ट्रेन से कितना चल रहा है आप लिखेंगे 2/5वां भाग ट्रेन से, तो 2/5वां का मतलब x का 2/5वां 2x/5 हो जाएगा, ठीक है, इतना दूरी वह ट्रेन से चल रहा है। और इसके बाद 1/3 बस द्वारा कितना चल रहा है, इसको आप लिखेंगे, बस द्वारा 1/3 का मतलब x/3 हो जाएगा। कुल दूरी x है तो 1/3 उसका x/3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 1/4 कार द्वारा, तो कार द्वारा कितना चल रहा है आप लिखेंगे 1/4 का मतलब x/4, ये कार द्वारा चला गया, ठीक है। शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल कितना चल रहा है, पैदल आप लिखेंगे, पैदल 3 किलोमीटर चल रहा है। तो आपको कुल दूरी ज्ञात करना है, तो कुल दूरी कैसे निकलेगा, पहले आप लिखेंगे ट्रेन द्वारा कितना चल रहा है 2x/5, प्लस लिखेंगे बस द्वारा x/3, प्लस लिखेंगे कार द्वारा x/4, प्लस पैदल कितना चल रहा है 3, उसके बाद जो है बराबर कुल दूरी आपने x माना है तो कुल x लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। एलसीएम आप ले लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम 60, यहाँ पर दोस्तों आपका एलसीएम हो जाएगा 5 से। अब आप भाग करेंगे 60 में तो 12 बार जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, 12 दूनी 24 ऊपर हो जाएगा, 24x हो जाएगा, प्लस 3 का 60 में भाग करेंगे तो 20 आएगा, 20 या 60 तो 20x ऊपर हो जाएगा। और आगे प्लस लगाएंगे, 4 का इसमें भाग करेंगे 15 आएगा, 15 चौका 60 तो 15x ऊपर हो गया। फिर प्लस यहाँ पे 60 आएगा, 60 कर्नम 60, तो इसका मतलब 60 3 180 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, चलिए जोड़ लीजिए पूरा, 24x है, 20x है और 15x है, इनको आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा 20 20 40, 40 10 50, 5 55 4 59, क्या हो जाएगा 59x प्लस 180 बराबर ये 60, यहाँ आके गुणा हो जाएगा 60x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए 59x है, 59x लिखेंगे, 60x पक्षांतर कर लेंगे, -60x हो गया, और बराबर क्या हो जाएगा ये 100, ये 180 है, 180 इधर जाएगा तो -180 हो जाएगा। उसके बाद 60 में से 59 घटेगा तो -x आएगा, और यहाँ पर -180, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कुल दूरी आपकी 180 किलोमीटर आ गई, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मान लेते हैं x है, ठीक है, संख्या का 16% x है, संख्या मान लेते हैं, इसका 16% करेंगे, 16/100 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इसमें 21 जोड़ दिया जाए,
21 आप जोड़ दीजिए इसमें, तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। तो स्वयं संख्या आपने x माना है तो x प्राप्त होगी। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 25 से हमें 100 ये कट जाएगा, तो 4x बटा 25 ये आया, प्लस 21 बराबर x। अब इसको माइनस करिए, यहाँ पर 4x बटा 25 ऐसे ही रहेगा, x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, और 21 दूसरी तरफ जाएगा माइनस 21 हो जाएगा। अब 25 एलसीएम ले लेंगे, तो 25 आप एलसीएम ले लीजिए, ऊपर 4x बचेगा और माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, 25x हो जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस 21। अब आगे सॉल्व करते हैं, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए 25x में से 4x घटेगा तो माइनस 21x आएगा, ठीक है, और नीचे 25 रहेगा, बराबर आगे माइनस 21 है पहले से ही। इसको सॉल्व करिए, माइनस 21x बराबर हो जाएगा माइनस 21 गुणे 25 हो जाएगा, जो यहाँ भाग है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 21 गुणे 25 बटा 21, माइनस 21 से माइनस 21 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या बचेगा, 25 आपका बचेगा। तो संख्या आपकी क्या है, 25 है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। 4 पाई से 8 पाई का मतलब यहाँ पर सीधा डबल किया जा रहा है, ठीक है। अगर वृत्त की परिधि को दोस्तों डबल किया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुना होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर परिधि को 2 गुना करते हैं तो क्षेत्रफल उसका 4 गुना हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। वृत्त की परिधि को, अगर वृत्त की त्रिज्या को भी आप, अगर वृत्त की त्रिज्या को दोस्तों 2 गुना करते हैं तो इसका क्षेत्रफल जो है वो भी 4 गुना होगा, ठीक है। व्यास को अगर आप 2 गुना करते हैं, व्यास को 2 गुना बढ़ाते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल भी 4 गुना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या है। देखिए माध्य 15 यहाँ पर दिया है, जो कि एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो माध्य का सूत्र क्या होता है, n+1/2। क्या होता है, n+1/2, और बराबर इसका मान दिया है 15, ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। तो n+1 बराबर क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और n बराबर हो जाएगा 30 में क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, दूसरी तरफ जाएगा तो n बराबर आपका 29 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। देखिए दोस्तों कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। यहाँ पर आपको कोण ज्ञात करना है, कोण नहीं पता है तो क्या मानेंगे, माना कोण बराबर x है, ठीक है, कोण x है, और इसका कोटि पूरक क्या हो जाएगा, x का कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोटि पूरक कोणों का योग 90 होता है, इसलिए x का कोटि पूरक 90 माइनस x हो जाएगा। कह रहा है कि जो कोण x है ये कोटि पूरक के बराबर है, तो लिखेंगे x बराबर 90 माइनस x, ठीक है, और x जो है बाईं तरफ आ जाएगा x के, तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 90 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश आपका यहाँ पर आंसर सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं, ध्यान से इनको आप देख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। √7 प्लस √6, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √7 माइनस √6 प्लस 200 का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी सूत्र पे इसको रख देंगे दोस्तों, a के स्थान पे √7 रखेंगे और b के स्थान पे √6 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको रखिए, लिखेंगे हम √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है, और आगे प्लस 200 पहले से ही है, 200 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49, मतलब कि 49 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है, और 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है, तो इसके स्थान पर 7 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, √6 का वर्गमूल करेंगे तो √36 हो जाएगा, √36 का वर्गमूल 6 होता है, प्लस 200 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 200 ऐसे ही लिखेंगे, फिर बराबर 201 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लेंगे। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। यदि संख्या 5 1 3 2 4 1 6 क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा, आपको बताना है। देखिए दोस्तों 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग, दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होती है। तो इनका योग करिए, देखिए 3 से कटता है कि नहीं। 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 6 22, 22 दोस्तों या 3 से नहीं कटेगा। तो 22 में क्या जोड़े कि 3 से कट जाए, पहले 8 को जोड़ के देखते हैं। 22 में दोस्तों अगर 8 जोड़ते हैं तो 22 8
30 हो जाता है, और 30 दोस्तों ये 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। लेकिन आपको 6 और 7 9 को भी जोड़ के देखना चाहिए। 22 में आप 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 6 28, 28 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये आपका गलत है। 7 जोड़ेंगे 22 में क्या हो जाएगा, 22 7 29, 29 भी नहीं कटेगा 3 से, यह भी सही नहीं है। 9 जोड़ेंगे तो 22 9 कितना होता है, 31 होता है, 31 भी 3 से नहीं कटेगा, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं, यदि इनका लासा 462 हो तो इनका मासा क्या है। मासा मान लेते हैं यक्स है, ठीक है, मासा नहीं पता है उसे हम यक्स मान लेते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, मासा में हम पहली संख्या अनुपात का आपस में गुणा करके पहली और दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, यक्स का 6 में गुणा करेंगे 6x हो जाएगा, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यक्स का 11 में गुणा कर लेंगे तो 11x हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, लासा और मासा निकालने का सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ठीक है, या लासा गुणे मासा। चलिए इसको सॉल्व करिए। पहली संख्या 6x है, इसको लिखिए, दूसरी संख्या 11x है, 11x लिखेंगे। मासा आपको ज्ञात ही करना है, मासा के स्थान पे आप x माने हैं तो यहाँ x लिखेंगे, ठीक है, मासा के स्थान पे x लिखेंगे, गुणे लासा के स्थान पे यहाँ पर 462 दिया है तो 462 आप लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, x से x आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 11 का 6 में गुणा, 11 6 का 66x हो जाएगा, बराबर 462 आगे बचेगा, ठीक है। x का मान निकालना है, यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 462 ऊपर रहेगा, नीचे 66 का भाग हो जाएगा, ठीक है। 66 सत्ते कितना होता है, 462 होता है, तो x बराबर 7 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। कौन सा अनुपात नहीं होगा आपको बताना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो अनुपातिक योग होता है वह संख्याओं के योग को काटती है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा अनुपातिक योग इसे काटता है और कौन सा नहीं काटता है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 5 है, इसका अनुपातिक योग 8 होता है, 8 से जो है ये 48 कट जाएगा, 8 6 48, तो इसका मतलब 3:5 तो सही है इसका अनुपात। 5:7 देखते हैं तो 7 5 12 होता है, 12 से 48, 12 से 48 कट जाएगा, तो यह भी अनुपात सही है। 2:6 है, 6 2 8 होता है, 8 से जो है 48 कट जाएगा, तो इसका मतलब यह भी आपका सही है। 2 और 5 है, 5 2 का अनुपातिक योग 7 होता है, 7 से दोस्तों ये 48 आपका नहीं कटेगा, इसलिए यह आपका अनुपातिक योग सही नहीं है। यही आपको बताना था कि कौन सा अनुपातिक योग नहीं होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है।